Calculate the potential of this cell. हाँ भाई, आंसर आ गया. व्हाट्स द आंसर? गलत है. एक बात बताओ, कम से कम क्वेश्चन तो देख लो. क्वेश्चन देखना नहीं, आंसर पहले बताना है. क्या हुआ? आंसर कितना आया? व्हाट इज द ई नॉट ऑफ दिस सेल? 0. बेटा, कैथोड और एनोड दोनों कॉपर के हैं. क्वेश्चन पढ़ा तुमने? क्वेश्चन देखा? फिर से जिंक लेके बैठ गए हो. क्या हुआ? अब नर्स इक्वेशन यूज करके ई सेल निकालो.
क्या आई वैल्यू? क्या हुआ? Q100? हाँ, 0.0591। बेटा Q की वैल्यू 100 आई है, तो आओ 0.0591 बाय 2 इंटू इंटू लॉग। अरे Q की वैल्यू 100 है, लॉग 100 आएगा ना बेटा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम सीधा सीधा Q की वैल्यू पुट कर दोगे उसमें। लॉग Q है ना। ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, लिखिए। अ सेल in which a cell in which the standard potential the cell in which the standard potential is zero, the cell in which the standard potential is zero, as the cathode and the anode are of same material, the cathode and anode are of same material, but but the cell still works, but the cell still works due to the difference in due to the difference in concentration or partial pressures, due to the difference in concentration or partial pressures of reactants and products, due to the difference in concentration and partial pressures or partial pressures of reactants and products are termed concentration cell. ठीक है? So what you have in front of you is known as a concentration cell. हाँ, देखो बेटा, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, कैसे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, तो दैट डेल्टा जी नेगेटिव कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग अ सेल। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव एज द कंसंट्रेशन सेल।
ठीक है। नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड द कंसंट्रेशन सेल। अब ये जो हमारे पास नर्स इक्वेशन है, दिस नर्स इक्वेशन कैन ऑब्वियसली बी यूज्ड टू find the potential of the cell. लेकिन ये nernst equation can also be used to find the potential of an electrode. और अब हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड की जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हम जरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, देन इन दैट केस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस बन सकती हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम बना सकते हैं एक इक्वेशन H प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस हाफ H2 गैसियस। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो सकती है। और दूसरी इक्वेशन हम सीधा सीधा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन हो सकती है 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस H2 गैसियस। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो सकती हैं। अगर हम इस पहली इक्वेशन की बात करें तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां पे इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है और यहां पे 1 है। तो अगर मैं इसका E H प्लस H2 की बात करूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑलवेज जीरो है, देन इन दैट केस यहां पर या ई नॉट तो जीरो है। तो ई नॉट जीरो है तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी सिंपली आ जाएगी -0.0591 अपॉन एन। इस इक्वेशन में एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। log q, q is the concentration of the product upon the concentration of the reactant raised to power the respective stoichiometric coefficient. इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। जब हमारे पास गैस है तो वी टॉक अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ दिस इज रेज्ड टू पावर 1/2, stoichiometric coefficient 1/2 है, divided by the concentration of H plus. Now this is at 298 Kelvin. तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन के अंदर फिर से हम बात करेंगे E H प्लस 2H2 की, वैल्यू वुड बी -0.0591। अब यहां पर इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो n की वैल्यू 2 है, द वैल्यू ऑफ n इज 2 इनटू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब H प्लस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी इक्वेशन यूज करते हो, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली यूज कर लो, ये वाली यूज कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर ये इक्वेशन यूज करनी है तो पूरी यूज करना, ये यूज करनी है तो पूरी यूज करना। वरना लोग क्या करते हैं, एन की वैल्यू एक इक्वेशन से उठा लेते हैं, क्यू की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से उठा लेते हैं। अगर ऐसा करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अभी मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, गिव मी द आंसर्स टू दैट, राइट द क्वेश्चंस, राइट द क्वेश्चंस। कैलकुलेट calculate the potential calculate the potential of a hydrogen electrode, calculate the potential of hydrogen electrode which is under a constant, which is under a constant 1 bar, which is under a constant 1 bar pressure of hydrogen and is dipped in, and is dipped in, first one, a solution having
10 raised to power minus 3 molar HCl. Second, a solution of pH 4. Third, 0.1 molar sodium hydroxide. Fourth, pure water. Give me the pH of these 4 solutions. And those who are attending the online class, they can simply write the answers. Use the equation. सामने equation लिखी हुई है, ये वाली equations use करनी है. pH क्या होता है? What is pH? pH is the negative log of hydronium ion concentration, यानी कि negative log of H plus concentration. तो अगर आपको pH दिया गया है तो आप concentration of H plus नहीं निकाल सकते क्या? क्या हुआ? सीधी सी बात है बेटा, यहां पे solution having 10 to the power minus 3 molar HCl, इसके अंदर concentration of H plus ion will become 10 to the power minus 3 molar. ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया. अगर मैंने बोला pH 4 है तो concentration of H plus will become 10 to the power minus 4 molar. नेगेटिव लॉग ऑफ H plus concentration है ना. क्या नीचे वाले का? 10 to the power minus 4 हो गया. क्या हुआ अभी? समझ आया ये बात? तो सॉल्व करो, सीधी सीधी वैल्यूज ही तो पुट करनी है.
हाँ जी, इज दिस क्लियर? बेटा एक बात बताऊं, आप 0.0591 को कैंसिल मत करो, क्योंकि उसे कैंसिल करने का फायदा ही नहीं होगा। वो सीधा सीधा 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 इस तरीके से आ जाएगा। समझ आ रही है बात? 0.0591 को कैंसिल मत करो, वो सॉल्व होगा भी नहीं वैसे भी। मत हटाओ, मत हटाओ, वो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीधी सीधी बात, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अ सॉल्यूशन हैविंग 10⁻³ मोलर HCl, अगर मैं उसको सॉल्व करता हूं, लेट अस से इस इक्वेशन से सॉल्व करता हूं, पहले वाली इक्वेशन से E of H plus by H2 becomes equal to minus 0.0591 log. Partial pressure of hydrogen is 1 bar. 1 raised to power 1 by 2 becomes the same thing. ठीक है? Divided by the concentration of H plus is simply 10 raised to power minus 3. ठीक है? ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 raised to power 3 हो जाएगा, इसका मैं log ले लूंगा, तो log comes out to be 3. The answer is simply minus 0.0591 multiplied by 3. प्रॉब्लम कहाँ है? तो दिक्कत कहां है हमारे पास? Why do we need to convert it into a fraction? करने की जरूरत क्या है हमें? अननेसेसरली नीचे अगर 1000 डाल भी दोगे, 1003 से कैंसिल होता नहीं, और कर भी दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इज इट क्लियर? हाँ, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच इज 7। ठीक है, एंड 298 केल्विन मैंने टेम्परेचर दे रखा, तो 298 केल्विन पे प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। तो अगर प्योर वाटर का पीएच 7 है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻⁻⁷। तो करना क्या है? 0.07091 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय 7। खत्म हो गया क्वेश्चन।
बेटा सेकंड के अंदर होता है पीएच ऑफ 4, ठीक है। पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज पीएच। तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 4। तो log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -4। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। इज दिस क्लियर? समझ आया? ओके, अगला करो। 0.1 मोलर NaOH हो गया। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द H प्लस। ओके, ये क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड वाला हुआ आंसर? गुड। थर्ड वाले के अंदर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं है, हमारे पास OH माइनस की कंसंट्रेशन है। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पहली चीज हमारे पास है concentration of H plus is equal to 10⁻⁻14 divided by the concentration of OH minus। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, pH plus POH is equal to 14, which is actually pKw। थोड़ा सा अगर याद हो इक्विलिब्रियम चैप्टर तो उसमें ये होता है। ठीक है, अगर आपके पास pH है तो आप POH निकाल सकते हो 14 में से सब्ट्रैक्ट करके। अगर POH है तो pH निकाल सकते हो 14 में से सब्ट्रैक्ट करके। यहां पर आपके पास 10⁻⁻1 मोलर NaOH है, तो OH माइनस कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻1, तो H प्लस कंसंट्रेशन वुड बी 10⁻⁻13, 15 नहीं, ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन खत्म। ये क्यों नहीं पता था बेटा? ये 9th 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर का टॉपिक है। 11th क्लास नहीं, बट सपोजिटली तुम 12th क्लास में हो ना। ठीक है,
क्लियर? ओके, अब ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए, इनमें कुछ पूछना है तुम्हें? पक्का? ओके, क्वेश्चन लिखो। What should be the partial pressure of hydrogen? What should be the partial pressure of hydrogen so that the potential of a hydrogen electrode dipped in pure water at 298 Kelvin is zero. देखो, सीधी सीधी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जीरो है, ठीक है? मैंने आपसे पूछा है ये, ठीक है, और मैंने आपको दे रखा है ये, और ये मैंने कैसे दे रखा है आप क्वेश्चन में देखो। जी, प्योर वाटर। सो नाउ यू नो, सॉल्व करो इसे। आंसर?
यस। हाँ जी, आया आप दोनों का? हाँ जी, आया। आ गया दोनों का? The answer is 10 to the power minus 14। कोई दिक्कत? चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। A little small question, and that question would be, हमारे पास एक इक्वेशन है, that is Pt H2 gaseous H plus नहीं, here we have CH3COOH aqueous salt bridge, HCl aqueous, H2 gaseous, Pt solid, temperature 298 Kelvin, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहां पर 1 बार, यहाँ HCl का concentration is 0.1 molar, acetic acid concentration is 0.1 molar, H2 gas is 1 bar, platinum is solid। ठीक है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा सा, बिल्कुल जरूरत से ज्यादा सीधा क्वेश्चन है। इस सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? दैट्स इट। द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? हाँ जी बताओ। विल इट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? छोटी सी बात है इसमें जो बतानी है आपने। ये एक कंसंट्रेशन सेल है जो कि आपको शायद दिख गया होगा। हम्म, जीरो नहीं है ना?
हाँ जी बिल्कुल है, ये कंसंट्रेशन सेल है क्योंकि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात कर रहे हैं। आपको ये देखना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन आर दे सेम? हाँ जी, क्यों? पॉजिटिव है। बेटा बहुत सीधी सी बात है, एस्टिक एसिड इज अ वीक एसिड, क्योंकि एस्टिक एसिड इज अ वीक एसिड तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी लेस देन 0.1 मोलर। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी 10⁻³ मोलर। अब डाल के देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा एक सीधी सी बात बताता हूं, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.1 मोलर, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻³ मोलर। यहां पर ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। यहां पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो यहां पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट H प्लस है। रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट H प्लस है। इज दैट क्लियर? बिकॉज इट्स एन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। जब हम इस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो यहां पे ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, यहां पे रिएक्टेंट H प्लस है और H2 प्रोडक्ट है। सो दिस इज, अगर हम सीधा सीधा बोलें तो हेयर इट इज द reactant, here it is the product, here it is the reactant, here it is the product. Now put it in Nernst equation. E naught is zero, पहली बात कंसंट्रेशन सेल है इसलिए E naught जीरो, और दूसरी बात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वैसे भी E naught जीरो है, तो E naught इज जीरो। सीधे सीधे इक्वेशन है -0.0591 डिवाइडेड बाय n, n is 1, log product of the concentration of products divided by product of the concentration of reactants raised to by their respective stoichiometric coefficients। ठीक है, तो यहां पर इट इज गोइंग टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्टेंट है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये वाला, डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये वाला, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये वाला। नहीं, दो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड और राइट साइड हाफ सेल्स हैं, और हाफ सेल के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होते हैं, और ये तुम्हें देखना है कि वो हाफ सेल किस साइड पर लिखा हुआ, अगर लेफ्ट साइड पे लिखा है तो जो ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है वो प्रोडक्ट है, और अगर राइट साइड पे लिखा है तो जो ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि राइट साइड इज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड इज अ वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड।
इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे एंड दैट वुड बी ओवर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बाकी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का रिवीजन फिर उससे बुक से करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं, जो वन क्वेश्चन की हम बात करें, दैट इज Fe3+ plus electron gives Fe2+. ठीक है, now E naught of Fe3 plus to Fe2 plus is equal to plus 0.77 volts. ठीक है, then we have Fe2 plus 2 electrons gives us Fe. Now E naught of Fe2 plus to Fe is equal to minus 0.44 volts. ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमें मिला Fe3+ plus 3 electrons gives us Fe. E naught of Fe3 plus 2 Fe is the thing you need to find. ये क्वेश्चन तुम्हारे बस का नहीं है, सिंपल, क्योंकि इसको सीधा सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर नहीं आएगा। कारण क्या है? ये पूरा सेल नहीं है, ये सारी इक्वेशंस सिर्फ रिडक्शन इक्वेशंस हैं। अगर फाइनल इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन बच गया तो आपका सिंपल सीधा सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सारे ही रिडक्शन है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तुम। क्लियर? ऐसी इक्वेशंस के अंदर हमें इसे डेल्टा जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, कर सकते नहीं है, पर हम कर देते हैं अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो। पर यहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो डेल्टा जी में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, यहां पे इट्स गोइंग टू बी डेल्टा जी नॉट 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस एन वन एफ ई नॉट 1। दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा जी नॉट 2 which is equal to minus n 2 f e नॉट 2. This is delta G naught 3 which is equal to minus n3 f e naught 3. Now delta G naught 3 is equal to delta G naught 1 plus delta G naught 2. ठीक है, इस इक्वेशन को यहां पे लगाओ and you get the formula as E naught 3 is equal to E n1 E naught 1 plus n2 E naught 2 डिवाइडेड बाय n3। ये फॉर्मूला आ रहा है आपका, लगा के देखो जल्दी से, और ये फॉर्मूला आते ही यू कैन एक्चुअली फाइंड द पोटेंशियल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
आंसर है। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक से करो सॉल्व। तुमने फॉर्मूला यूज भी किया है ना? 0.47 तो सीधा सीधा तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो भी नहीं किया बल्कि। कहां से ले आए तुम? ये इक्वेशन है ना। N1 की वैल्यू क्या है? 1। N2 की वैल्यू क्या है? 2। और नीचे N3 की वैल्यू क्या है? 3। E1 की वैल्यू क्या है? 0.77। N2 की वैल्यू क्या है? 0.44 इंटू 2 क्या होता है? -0.36। दैट्स द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके। ये तो था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के क्वेश्चंस। बाकी सारे का सारा वहां पे हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोड्स है दैट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द बुक। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट along with the next part of the chapter that is called electrolysis। ठीक है? ठीक है। When we talk about the electrolysis, we have to talk about something called electrochemical series। फाइन। देखो, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन मुझे भी बहुत बुरी तरह कंफ्यूज कर चुका है, बाकी लोगों को भी कंफ्यूज करता है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एंड इट वाज रियली पेनफुल फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट दीज टू आर नॉट सेम। ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड रिएक्टिविटी सीरीज आर नॉट सेम। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, इट इज काइनेटिक्स, द स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब कि कोई, अगर मैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की बात करता हूं तो वो ये बताती है, रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कौन सा मेटल कितनी फास्ट रिएक्ट कर रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है? क्लियर? और अगर हम उस रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ऊपर आ जाता है सीजियम, फिर आ जाता है पोटेशियम, फिर आ जाता है सोडियम, फिर आ जाता है कैल्शियम। इनफैक्ट सोडियम से पहले, कैल्शियम से पहले बेरियम आ जाएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, वो काइनेटिक्स नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब कि वो इस तरह से बात नहीं करती। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये नहीं बताती कि कौन सा रिएक्शन कितनी तेज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताती है कौन से रिएक्शन में कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ज्यादा है, या कितना ज्यादा नेगेटिव है। क्लियर? और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करता हूं तो पोटेशियम के बाद बेरियम आ जाता है, बेरियम के बाद कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम के बाद सोडियम आता है। ठीक है?
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्दो समवॉट रिलेटेड आर नॉट सेम। कितनी बार बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स से काइनेटिक्स और काइनेटिक्स से थर्मोडायनेमिक्स नहीं निकलते। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म हो गया। तुम्हें यही तो बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स से यू कैन नेवर टेल द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो जब तुम्हें बता दिया था, तुम्हें पता है, तो इस सवाल का क्या मतलब हुआ? ये तो वही बात है ना सर, आपने मुझे बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स से काइनेटिक्स नहीं निकल सकता, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से हम ये नहीं बता सकते कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या क्या, थोड़ा सा भी नहीं बता सकते। अबे ये क्या मतलब हुआ? या तो बता सकते हैं या नहीं बता सकते, थोड़ा सा बताने वाली कौन सी बात है? ठीक है। यूज हो रही है बेटा, रिएक्शन अगर जल्दी हो रहा है तो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी या रिलीज हो रही होगी? कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, गलत आंसर दे रहे हो। मजे लिए थे मैंने तुमसे ना, क्योंकि दोनों रिलेटेड ही नहीं है। दोनों रिलेटेड ही नहीं है। समथिंग लाइक कि अगर अगर मेरी कॉलोनी में बाढ़ आ गई, तो बताओ मिस्टर ब्लैक मरेंगे या जिंदा रहेंगे? इस सवाल का क्या जवाब है? हाँ, फिर अगर का जवाब अगर से नहीं, ये जवाब दो कि मिस्टर ब्लैक जिंदा रहेंगे या मरेंगे। मतलब ये कि दोनों रिलेटेड ही नहीं है। पर यह भी तो हो सकता है कि जिस समय कॉलोनी में बाढ़ आए मिस्टर ब्लैक को हार्ट अटैक हो जाए। पॉसिबिलिटी है ना। और ये भी पॉसिबिलिटी कि जिस समय बाढ़ आए मिस्टर ब्लैक यहीं पे कॉलोनी में किसी चारपाई पे बैठे हुक्का पी रहे हो। पॉसिबिलिटी है ना। और ये भी पॉसिबिलिटी है मिस्टर ब्लैक को कभी पता ही नहीं चले कॉलोनी में बाढ़ आई थी, और वो मर भी गए तो भी शायद पता ना चले कि बाढ़ आई थी। बिकॉज दो टू थिंग्स आर एब्सोल्युटली अनरिलेटेड। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? कॉलोनी में बाढ़ आई मिस्टर ब्लैक मर गए, तो इसका मतलब ये है कि बाढ़ आने की वजह से मर गए? ये भी तो नहीं है ना। दैट्स व्हाट थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स आर। इस रिएक्शन में कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये फास्ट होगा। क्या बकवास है ये? स्लो होगा? अभी ये क्या बात हुई? अगर कॉलोनी में बाढ़ आएगी तो मिस्टर ब्लैक मर जाएंगे। मर जाएंगे तो जिंदा रहेंगे, मुझे क्या पता। गुड। मैं कुछ और भी एग्जांपल दे सकता था पर मैं रुक गया। क्यों? मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों पकड़ू? हाँ, दैट्स द आंसर। अरे अच्छा ठीक है सर, जो आपकी इच्छा हो करो। ठीक है। देखो बेटा, यही रीज देखो, ये बात होती है ना, जब लोग काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स को लिंक करते हैं तो यहीं फंसते हैं। नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज दो अलग अलग चीजें। रिएक्टिविटी सीरीज इज काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज थर्मोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेल्टा जी बेस्ड है। वो ये बताता है कि जब ये रिएक्शन होगा तो नेट एनर्जी चेंज कितना होगा, जबकि काइनेटिक्स ये बताता है कि रिएक्शन जब होगा तो कितनी फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन पहले खत्म हो जाएगा, चाहे एनर्जी ज्यादा निकले या कम हो, चाहे कंज्यूम हो। इज इट क्लियर? ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, उनको कंफ्यूज मत करो। अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ थर्मोडायनेमिक सीरीज, जो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, जो हमें फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताती है। इज इट ओके? तो जब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं लिथियम, फिर हमारे पास है पोटेशियम, फिर हमारे पास है बेरियम, देन वी हैव कैल्शियम, देन वी हैव सोडियम। देखो यहां पर ये जो ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है, काइनेटिक ऑर्डर नहीं है। काइनेटिक ऑर्डर के हिसाब से सोडियम इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, फिर हमारे पास है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम,
गोल्ड। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहां पे एक रैंडम सीरीज बना दी, अगर यहां पे किसी एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके एक से ज्यादा पोटेंशियल हो जाते हैं, तो कोई पोटेंशियल नीचे आ सकता है, कोई पोटेंशियल ऊपर भी आ सकता है। तो ये एक हल्की फुल्की सीरीज है, एग्जैक्ट सीरीज नहीं है। ओके, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने बनी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कई फैक्टर्स पे बेस्ड है। ओके, द पोजीशन ऑफ द ion or the atom in this electrochemical series is based on many factors. अच्छा, ये तो हमने cation की electrochemical series की बात की है. Here we are talking about the release of the ion on the cathode. ठीक है, so this is the cathodic discharge series. This is the cathodic discharge series. Fine. Then we can have something like the anodic discharge series also, कि एनोड पे है. अब यहां पर ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस होंगे तो ये कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं तो वो एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे. क्लियर? तो अगर मैं एनोडिक डिस्चार्ज सीरीज की बात करता हूं, एनोडिक डिस्चार्ज सीरीज के ऊपर हमारे पास आ जाता है समथिंग लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज वुड बी एफ. एफ माइनस द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, तो एफ माइनस टू एफ टू इज द मोस्ट डिफिकल्ट, नॉट इजी. फिर हमारे पास हो सकता है यहां पर SO4 2 माइनस, हमारे पास हो सकता है PO4 3 माइनस, हमारे पास हो सकता है NO3 माइनस, एंड देन वी कुड हैव समथिंग लाइक OH माइनस. OH माइनस से हमें ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, और इससे पहले Cl माइनस निकल जाता है, Br माइनस निकल जाता है, I माइनस निकल जाता है. I माइनस इज द मोस्ट इजी टू रिलीज. ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का क्या मतलब है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव एज एनोडिक डिस्चार्ज सीरीज, यानी कि एनोड के ऊपर आयंस किस तरीके से रिलीज होते हैं. एंड ऑब्वियसली एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन है. And the position of these ions, it depends on many factors. अब एक सीधी सी बात है, द स्पीशी ऑन द राइट साइड आर द इजीएस्ट टू रिलीज आउट, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे चलते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इनको रिलीज करना मुश्किल होता चला जा रहा है. क्लियर? तो अब हम बात करते हैं एनोडिक इसकी डिस्चार्ज सीरीज की बात करते हैं. क्लियर? द पोजीशन ऑफ द आयन इन द डिस्चार्ज सीरीज डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट इट? The factors on which the position of the ion in the discharge series would depend. The first one, obviously, the nature of the ion. है कौन सा? ठीक है. Second, and that's an important thing, the nature of electrode. The nature of electrode. ये जो डिस्चार्ज सीरीज यहां पे आपके सामने है, दैट इज मेड फॉर द आयंस ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. अगर हम प्लैटिनम की जगह कोई और इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं, देन इन दैट केस द पोजीशन ऑफ द आयंस कैन चेंज एंड इट डज चेंज. इसका एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल एग्जांपल है, याद रख लेना.
वी हैव समथिंग कॉल्ड कैस्टनर केल्नर सेल. कैस्टनर केल्नर सेल. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मर्करी कैथोड सेल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये कैस्टनर केल्नर सेल होता क्या है. जब हम कैस्टनर केल्नर सेल की बात करते हैं तो दिस इज अ आयरन कंटेनर. अच्छा हाँ, ये जो लाइन है ये मुझसे गलती से टेढ़ी नहीं हुई है, ये मैंने जानबूझ के टेढ़ी बनाई है. ओके, तो दिस इज एक्चुअली स्लंटिंग. दिस इज मेड अप ऑफ आयरन. ओके, और इस आयरन कंटेनर के अंदर यहां पर हमने फिल किया हुआ है मर्करी. ठीक है, और इस आयरन कंटेनर के साथ हमने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, तो दिस इज एन आयरन कैथोड. और क्योंकि आयरन कैथोड के कांटेक्ट में मर्करी है तो इस बिकम्स मर्करी कैथोड. ठीक है, यहां से ये मर्करी एक कंटेनर में फ्लो करता है. ठीक है, यहां से ये यहां फ्लो करता है और इस कंटेनर के अंदर ये मर्करी है, इकट्ठा भरता जाएगा यहां पर, और इस कंटेनर के अंदर है पानी. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है. दिस सॉल्यूशन इज ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं ब्राइन. दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन. ओके, यहां पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं. नाउ दीज आर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. कार्बन इलेक्ट्रोड्स बोल लीजिए, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बोल लीजिए. ठीक है, क्लियर. अब यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट आयंस हैं. हमारे पास इसमें Na प्लस आयन है, हमारे पास इसमें H प्लस आयन है, हमारे पास इसमें Cl माइनस आयन है, और हमारे पास इसके अंदर OH माइनस आयन है. ठीक है, इज इट क्लियर. तो यहां पर हमारे पास Na प्लस आयन है, हमारे पास H प्लस आयन है, हमारे पास Cl माइनस आयन है, हमारे पास OH माइनस आयन है. क्लियर. ओके, वी स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइजिंग इट. जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यहां पर जब हम इसके एनोड की बात करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है. दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनोड. जब हम एनोड की बात करते हैं देन इन दैट केस एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर एनायन रिलीज होगा. एनायन हमारे पास दो हैं, हमारे पास Cl माइनस है, हमारे पास OH माइनस है. और जैसे कि मैंने आपको सीरीज बता ही रखी है, द Cl माइनस इज रिलीज बिफोर OH माइनस. ठीक है, तो यहां पर इस पे Cl माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन. कोई दिक्कत. तो यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन तो ये होता है दैट हियर Cl2 is released out. Now, according to the reactivity series, यहां पे सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन रिलीज होना चाहिए. लेकिन यहां पे हमने पंगा ले लिया. हमने इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का नहीं ले रखा, हमने इलेक्ट्रोड ले रखा है मर्करी का. मर्करी में हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं होता, मर्करी में सोडियम डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो मर्करी कैथोड पर हाइड्रोजन की जगह सोडियम
प्रेफरेबली रिलीज होता है। ठीक है, सोडियम इस मर्करी में डिसॉल्व होता है, ये मर्करी यहां पे फॉल करता है, यहां पे जब ये फॉल करता है तो मर्करी में जो सोडियम डिसॉल्व है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और ये जो मर्करी नीचे है इसको वापस पंप करके यहां डाल देते हैं, यानी कि मर्करी यहां पे रुकता नहीं है, मर्करी सर्कुलेट होता चला जा रहा है, यहां पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और यहां पे हमें प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता चला जाता है। इज इट क्लियर? So Kastner-Kellner cell is actually used to prepare pure sodium hydroxide. Hydrogen and chlorine are produced as byproducts. Is this clear? बना लिया Kastner-Kellner cell? टेप लिया? टेपिए। तो यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रोड चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, एंड दैट अदर थिंग इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, ठीक है, ओके, देखिए अगला पॉइंट लिखिए ना, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, the relative concentration of the ions, full stop, इसी में आगे लिखो, as the concentration of the ion decreases, it is more difficult, it is more difficult to discharge। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा यहां पर एक सबसे मजेदार बात आ जाती है जिसे हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल, क्लियर? लिखिए डेफिनेशन, द एक्स्ट्रा पोटेंशियल, the extra potential required to release gases, to release gases from their covalent compounds is termed over potential। ठीक है, is termed over potential। ठीक है, full stop। because of it, because of it
The release of hydrogen and oxygen from water is difficult and requires a potential higher requires a potential higher than the standard value. ठीक है, अगर यहां पर हम वाटर की बात करें तो जहां मैंने यहां हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहां पे वाटर की बात कर रहा होता तो दिस हाइड्रोजन वुड हैव बीन हियर. Hydrogen from water would be here. Clear? Now, because this higher potential of hydrogen, we are able to release the metal ions much more reactive than hydrogen in water. यहां तक कि हम जिंक को पानी में इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं. ठीक है, लिख लीजिए. ड्यू टू ओवर पोटेंशियल of hydrogen, metals much higher in the reactivity series can be obtained and purified by electrolysis of their aqueous salt solution. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? सो दैट इज व्हाट वी हैव एज अनदर फैक्ट. ठीक है, अच्छा एक बात बहुत क्लियर सी है, यहां पे हमने वाटर की भी बात कर ली, हमने H+ की भी बात कर ली. कुछ आयंस वाटर में रिलीज हो जाते हैं, कुछ आयंस वाटर में रिलीज नहीं होंगे. जैसे कि अगर मैं एनायंस की बात करूं तो इनमें से कोई भी आयन वाटर में रिलीज नहीं होगा. ओके, अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो एनीथिंग अबव दिस विल नॉट बी रिलीज्ड इन वाटर. कोई दिक्कत? दिस बिकम्स अ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज. समझ आ गई बात? ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक आंसर बताया है, मैंने पहले आंसर बताया. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं. मैंने क्या बताया? द आयंस आर, देखो यहां पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज बताई. ठीक है, तो अगर हमारे पास ये आयंस हैं, ये सारे के सारे आयंस हैं, दीज आर गोइंग टू बी रिलीज इन दिस सीक्वेंस. ठीक है, टिल जिंक वी कैन रिमूव द एलिमेंट्स इन वाटर. हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, हम इनको इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, बियॉन्ड जिंक द आयंस आर नॉट गोइंग टू बी रिलीज इन एक्वस मीडियम. ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैंने अभी अभी तुम्हें एक आंसर बता दिया. अब मैं सवाल पूछ लूं. ठीक है, देखो, और आंसर सामने लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है. ओके, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं. An aqueous solution contains
An aqueous solution contains the same concentration of copper nitrate, silver nitrate, magnesium nitrate, and mercuric nitrate. ठीक है? Okay. The solution is electrolyzed using platinum electrode. The solution is electrolyzed using platinum electrode. Give the sequence of release. Give the sequence of release of metals on cathode. मतलब कि पहले कौन सा निकलेगा और आखिर में कौन सा निकलेगा. Just write the order. Just write the order. कौन सा पहले कौन सा बाद में. ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है क्या? तो क्यों बात कर रहा है? नहीं कहना. क्या नहीं हो पाएगा? क्या? क्या चीज? सिद्धांत बोल, क्या हुआ? आंसर बता के क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन पता है क्या पूछा है? क्या है क्वेश्चन? नहीं, बताना है कौन सा पहले और कौन सा बाद में रिलीज हो रहा है. मैंने आसान और मुश्किल की तो बात ही नहीं की. ऑर्डर ऑफ रिलीज. सामने आंसर लिखा हुआ है. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज लिखी हुई है तुम्हारे सामने. जो लेफ्ट वाला है वो पहले रिलीज होगा, जो राइट वाला है वो बाद में रिलीज होगा. नहीं, उल्टा हो गया. जो राइट वाला है वो पहले रिलीज होगा, जो लेफ्ट वाला है वो बाद में रिलीज होगा. मैं उल्टा बैठा हुआ था ना, इसलिए गलत बोल दिया. ठीक है. So give me the order of release of the cations on the cathode. आ गया आंसर? लिख दिया ऑर्डर?
ओके सिद्धांत, व्हाट्स द ऑर्डर? बोलो बोलो। AgNO3 नहीं, Ag। ठीक है, फिर फिर गुड। आपका क्या आंसर है? आपका क्या आंसर है? दैट्स गुड। अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ बताया था। क्या नहीं निकलेगा? मैं किसका ऑर्डर पूछ रहा हूं? हाँ हाँ। क्या थर्ड का ऑर्डर? तो NO3 माइनस से तो मुझे मतलब ही नहीं, निकले या ना निकले। ओके, तो गलती कहां पर है? अब सुनो ध्यान से। मैंने आपको 3 बार बताया, 3 बार बताया। द मेटल आयंस विच आर मोर रिएक्टिव देन जिंक विल नॉट बी रिलीज्ड इन वाटर। डिड आई टेल यू और नॉट? बताया था ना? द ऑर्डर इज सिल्वर, मर्करी, कॉपर एंड दैट्स इट। समझ आई ये बात? सिल्वर निकलेगा, मर्करी निकलेगा, कॉपर निकलेगा, मैग्नीशियम नहीं निकलेगा। डिड यू सी इन द क्वेश्चन एक्वस लिखा हुआ था? IIT 1984 का क्वेश्चन है ये। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, और सिद्धांत एक बात बताओ, तुमने जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया था तुमने मैग्नीशियम को बोल के कुछ बोला था? क्या नहीं रिएक्ट करता? नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कैथोडिक चार्ज भी है। ठीक है, मैंने तो ऑर्डर ऑफ मेटल्स पूछा था ना। फर्क ही कहां पड़ता है कि NO3 माइनस रिएक्ट करता है या नहीं करता? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। अभी इज इट क्लियर? समझ आ गया बात? मैंने क्यों कहा कि मैग्नीशियम रिलीज नहीं होगा? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट मैग्नीशियम रिलीज एक्वस मीडियम में नहीं हो सकता। ओके, अब हम कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लियर? राइट अ क्वेश्चन। If copper sulfate solution, if copper sulfate solution is electrolyzed using platinum electrodes, the pH of the solution after electrolysis will be higher, lower, or same as the initial solution. एक सजेशन देता हूं, what you do is make a grid like this, ऐसे। यहां पर लिख दो Cu2+, यहां पर लिख दो SO4 2-। कॉपर सल्फेट बोला ना मैंने?
ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट के आयंस हैं। यहां लिख दो H+, यहां लिख दो OH-, ये वाटर में से आए हैं। क्लियर? अब कंपैरिजन कर लो क्या निकलेगा, और फिर देखो क्या बचेगा। जो बचेगा उसके हिसाब से पीएच बता दो, कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, करो, देखो क्या निकलेगा और क्या बचेगा। हाँ जी, आंसर क्या है? देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मेरे पास कॉपर 2+ है, मेरे पास H+ है, मेरे पास SO4 2- है, मेरे पास OH- है। ठीक है, कॉपर 2+ और H+, इन दोनों में से कौन सा पहले रिलीज होगा? ऊपर देख, कॉपर। सो कॉपर गोज ऑन टू द कैथोड। ओके, SO4 2- और OH- में कौन सा रिलीज होगा? OH-। OH- रिलीज होगा। सल्फेट यहां है बेटा, OH- यहां है। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, कैथोड पे कॉपर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया। अब सिस्टम में बचा क्या? व्हाट रिमेन्स इन द सिस्टम? H2SO4। H2SO4 इज एसिड और अ बेस? H2SO4 एसिड है या बेस, ये भी सवाल पूछोगे क्या? एसिड। एसिड का पीएच कम होता है या ज्यादा? कम। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो पीएच कम होता चला जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इससे दो चीजें आप बता देते हो, एक तो आप बता दो कि प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और आप ये भी बता देते हो कि आपके जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर पीएच कम होगा या ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको कुछ और सॉल्ट्स दे रहा हूं। ओके, यू जस्ट टेल मी, सेम क्वेश्चन है कि पीएच कम होगा या ज्यादा होगा, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। एंड ऑल आर एक्वस, ऑल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, and they are: first one we can have NaCl, second one we can have Na2SO4, third one we can have CuCl2, fourth we can have CuNO3 twice, fifth one we can have ठीक है, इतने काफी हैं।
आगे आंसर्स. Okay, what about NaCl? What would be formed? रिलीज क्या होगा? कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन माइनस नहीं. ठीक है, फाइन. ओके, Na2SO4 में क्या सेम रहेगा पीएच? कैथोड पे क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन. एनोड पे ऑक्सीजन. एम आई क्लियर विद दैट? बेटा सल्फेट से पहले OH माइनस रिलीज हो जाएगा ना. OH माइनस जब रिलीज होगा तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगा ना. ठीक है, और सिस्टम में क्या रह जाएगा? फिर से Na2SO4. तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन पीएच. क्लियर. व्हाट अबाउट CuCl2? कैथोड पे क्या रिलीज होगा? कॉपर. एनोड पे क्या रिलीज होगा? क्लोरीन. और पीएच सेम, क्योंकि H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया. व्हाट अबाउट कॉपर नाइट्रेट? कैथोड पर कॉपर, एनोड पर ऑक्सीजन, एंड द पीएच डिक्रीजेस. बचेगा क्या? HNO3. H प्लस बच गया ना सिस्टम में. कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? ठीक है. So that is what we have as H plus and OH minus. That is what we have as the pH, and that's how we predict the product of electrolysis. Any doubts? ठीक है, फाइन. अब एक बहुत सिंपल सी चीज है. नाउ वी आर गोइंग टू ऑन विद समथिंग कॉल्ड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब एक चीज देखो, हमारे पास है Ag प्लस. इसके अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. हमारे पास है Cu2 प्लस. इसके अंदर अगर हम दो इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये Cu में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. हमारे पास है Fe3 प्लस. इसके अंदर अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन डालें तो ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अगर मैं AgNO3 में दो इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो मुझे दो Ag मिल जाएंगे. तीन डालूंगा तो तीन Ag मिल जाएंगे. जितने इलेक्ट्रॉन में ज्यादा डालते जाऊंगा उतने मुझे Ag मिलते चले जाएंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालने का मतलब सीधा सीधा है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज. मतलब कि मैं जितना ज्यादा चार्ज डालता चला जाऊंगा उतना ज्यादा स्पीशी रिलीज होती चली जाएगी. क्लियर? ठीक है. तो मैं ये कह सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड और रिलीज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज विच इज पास थ्रू द सिस्टम. और आई कैन से M is proportional to IT, where I is the current and T is the time. ठीक है. कोई दिक्कत? Now that is what we call as Faraday's first law of electrolysis. ठीक है, लिख लीजिए. The amount of the substance, the amount of the substance deposited or released, the amount of the substance deposited or released is directly proportional to the charge
passed through, directly proportional to the charge passed through the electrolyte. ठीक है? ओके, अब एक डेफिनेशन और लिखो, इक्विवेलेंट. Equivalent. The amount of the substance deposited or released. The amount of the substance deposited or released when 1 Faraday, charge is passed through the electrolyte. When 1 Faraday charge is passed through the electrolyte is termed an equivalent of the substance. ठीक है? अब एक सीधी सीधी बात है, 1 फैराडे चार्ज पास करने का मतलब है आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को पास कर दिया है. Because 1 Faraday is the charge of 1 mole electrons. Is that clear? Any confusions? Any problems? Okay. Now write another definition, and that's called electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. The amount of substance deposited or released when 1 coulomb, the amount of substance deposited or released when 1 coulomb charge is passed through the electrolyte is termed an electrochemical equivalent. Is termed an electrochemical equivalent. ठीक है? तो यहां पे M becomes equal to ZIT, now which in turn is equal to equivalent by 96500 IT. ठीक है? Because 1 Faraday is 96500 coulombs. ठीक है? That is an electrochemical equivalent. Fine. अब एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं. Let us say हम इन तीनों के थ्रू एक सिंगल कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर देते हैं. Let's say the charge that we pass is IT. अब इसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, लेट्स से इसका अमाउंट है M1, इसका अमाउंट है M2, इसका अमाउंट है M3. Now according to the equation that we have, this is going to be equal to Z1 IT, this one is equal to Z2 IT, and this is going to be equal to Z3 IT. ठीक है? Which in turn would turn out to be EQ1 by 96500 IT. This is EQ2 by 96500 IT. This is EQ3 by 96500 IT. ठीक है? अब अगर मैं इन सब का रेशो ले लूं तो I'll get the ratio as M1 is to M2 is to M3. That's equal to Z1 is to Z2 is to Z3, which in turn would be equal to EQ1 is to EQ2 is to EQ3.
ठीक है? Now this is the second law of Faraday's second law of electrolysis. लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट. When same charge is passed through different electrolytes, then the ratio of the masses or the amounts, of the different substances, deposited or released, is equal to the ratio of their electrochemical equivalence, which in turn is equal to the ratio of their equivalence. Clear?